राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के साथ ही ताबड़तोड़ फैसले। इलीगल इमिग्रेशन पर रोक, यूएस में पैदा होने वाली पर मिलने वाली नागरिकता पर रोक, डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलने का फैसला, ऑयल एंड गैस का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए नेशनल इमरजेंसी का ऐलान, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों ही बनाई जाएंगी, इसकी बाध्यता खत्म की गई। ये फहरिस्त काफ़ी लंबी है। जैसे जैसे ऐलान होते गए शेयर बाजार धड़ाम होता गया। 3:30 बजते बजते सेंसेक्स 1235 पॉइंट लुढ़क गया और इसके साथ ही निवेशकों के सुहा हो गए 7.48 लाख करोड़ रुपए। अक्सर कहा जाता है कि शेयर बाजार भविष्य की घटनाओं को पहले ही भांप लेता है। तो क्या शेयर बाजार में आज की घबराहट किसी बड़े संकट की आहट है या फिर भारत के लिए एक मौका है? दोनों ही सूरत में भारत को रणनीति बनानी तो होगी। तो ये रणनीति क्या होनी चाहिए? आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले मेहमानों से आपका परिचय कराऊं इससे पहले देखिए विशेष रिपोर्ट। I, Donald John Trump, do solemnly swear. अमेरिका में एक बार फिर से ट्रंप युग की शुरुआत हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं। वो दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। अपने शपथ ग्रहण में ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दोहराया और इस पल को अमेरिका के स्वर्णिम युग की शुरुआत बताया। The golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप का एक्शन भी शुरू हो गया। उन्होंने ताबड़तोड़ कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए। ट्रंप ने बाइडेन सरकार के 78 फैसलों को रद्द कर दिया। इसके अलावा अमेरिका के डब्ल्यूएचओ से बाहर होने का आदेश भी दे दिया। इतना ही नहीं, ट्रंप ने पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका को बाहर कर लिया है। गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका करने के साथ ही यूएस मेक्सिको सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया। इसके अलावा मेक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान भी कर दिया। ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर भी टैरिफ लगाने की धमकी दी है। And if the BRICS nations want to do that, that's okay, but we're going to put at least a 100% tariff on the business they do with the United States. You know what the BRICS is, right? You guys know. You know what I'm saying, right? ट्रंप की इस धमकी ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। ट्रंप पहले भी ब्रिक्स देशों पर टैरिफ लगाने की बात कह चुके हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ट्रंप के साथ केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है। ट्रंप के पिछले कार्यकाल में हमने इसकी झलक कई बार देखी। ट्रंप भी पीएम मोदी की तारीफ कर चुके हैं। He happens to be coming to meet me next week, and Modi, he's fantastic. I mean, fantastic man. अमेरिका में ट्रंप की वापसी ने भारत पर फोकस बढ़ा दिया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनने की बधाई दे दी है। उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच पार्टनरशिप को और मजबूत बनाने की बात कही है। सवाल यह है कि ट्रंप का आना भारत के लिए चांस है या चैलेंज? क्या भारत को अमेरिका की तरफ से टैरिफ और H-1B वीजा में कटौती जैसे ऐलानों के लिए तैयार रहना चाहिए? क्या ट्रंप के साथ पीएम मोदी की केमिस्ट्री का फायदा भारत को मिलेगा? इन सब के बीच मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का वादा कैसे पूरा होगा और क्या इस एजेंडे में भारत फिट बैठता है या नहीं? आज इन्हीं सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आवाज अड्डा में। और हमारे साथ हैं अमेरिका में भारत की पूर्व राजदूत मीरा शंकर, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के फाउंडर अजय श्रीवास्तव जी, एनसीड कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अनुराग सिंह और द न्यू इंडियन की एडिटर इन चीफ आरती टिक्कू सिंह। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में और आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं शुरुआत करूंगा सबसे पहले मीरा शंकर मैम से। मैम, जिस तरीके का पहले दिन का या फिर कहें चुनाव की भाषा में कि शुरुआती रुझान
ये शुरुआती रुझान क्या संकेत करते हैं, खासतौर से भारत के संदर्भ में? देखिए, भारत के संदर्भ में कुछ ज़्यादा नहीं कहा ट्रंप ने, पर एक बात रही है पहले कि चाहे रिपब्लिकन सरकार हो यूएस में, चाहे डेमोक्रेटिक सरकार, दोनों ने कोशिश करी है कि भारत के साथ रिश्ते और मजबूत हों। अब जो है ट्रंप साहब एक राष्ट्रवाद के प्लेटफॉर्म पे जीत के आए हैं और उनका प्लेटफॉर्म जो है अमेरिका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और अमेरिका फर्स्ट, इससे लगता है कि एक तरफ तो रिश्ते बढ़ेंगे भी, पर दूसरी तरफ चुनौतियां भी आएंगी और ये चुनौती ट्रंप साहब के जो डोमेस्टिक नीतियां होंगी या डोमेस्टिक प्रायोरिटीज होंगी उनसे आएंगी। जैसे इमिग्रेशन को लेके, इलीगल माइग्रेंट्स को ट्रंप साहब ने कहा है हम डिपोर्ट करेंगे, उनमें कई भारतीय मूल के भी लोग होंगे, पर उसमें हमें इतनी चिंता नहीं है जितना कि लीगल मूवमेंट जो हमारी कंपनियां इस्तेमाल करती हैं H-1B वीज़ा, और जो अमेरिकन कंपनीज भी जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल वगैरह, वो भी H-1B वीज़ा के दौरान भारतीय नागरिक या स्पेशलिस्ट्स को वहाँ 3-3 साल के लिए काम करने के लिए ले जाती हैं। और ये इस वजह से है क्योंकि अमेरिका में एक्सपर्टीज की कमी है, मतलब स्किल्स शॉर्टेज कहते हैं, वहाँ अमेरिका में है, खासतौर साइंस, IT, इंजीनियरिंग वगैरह में, और इस वजह से वो बाहर से लोगों को लाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अमेरिकन्स को की जगह उनको लिया जाता है, क्योंकि पहले हर कंपनी को सर्टिफाई करना पड़ता है कि कोई अमेरिकन नागरिक नहीं है जो इस पोजीशन को कर सकता है, तभी फिर वो H-1B वीज़ा आगे बढ़ता है। दूसरा ये है कि जो H-1B वीज़ा होल्डर्स हैं उनकी तनख्वाह काफ़ी ऊंची है, $100,000 से भी ऊंची है, और जो एवरेज वेज है अमेरिका में उससे कहीं ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि बिना स्किल के लोग जा रहे हैं वहाँ H-1B वीज़ा प्रोग्राम के दौरान। इसको लेके ट्रंप की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उन्हीं में ही थोड़ा भेदभाव हो गया है, क्योंकि जो उनके मागा जो समर्थक हैं वो चाहते हैं कि इसको भी बंद किया जाए, और जो बिजनेस समर्थक हैं जैसे इलॉन मस्क या IT कंपनीज, वो कहते हैं कि ये प्रोग्राम ज़रूरी है अमेरिका को कंपेटिटिव रखने के लिए। तो एक तो ये होगा। दूसरा जो मामला है वो टैरिफ का है, क्योंकि ट्रंप साहब कहते हैं कि मैं हर जो देश से इंपोर्ट आएगा उन पे 10 से 20% टैरिफ लगाऊंगा। इस पे इन्होंने कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अभी नहीं पास किया है। ये कहा है कि एक रिपोर्ट, सरकार जो है वो एक रिपोर्ट करेगी, पहले जांच करेगी कि ट्रेड डिफिसिट यूएस की कितनी है और कौन कौन देश किस तरीके के अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अपनाता है, तो उसके बाद में निर्णय लिया जाएगा फरवरी तक। तो देखना पड़ेगा, अगर ये लगाते हैं 10 से 20% टैरिफ तो भारत के गुड्स पे भी लगेगा। तो हमें पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए कि अगर यूएस लगाता है तो हम क्या करेंगे, हम भी लगाएंगे टैरिफ, और साथ साथ में बातचीत भी करेंगे, और बातचीत में क्या समझौता हो सकता है इस पे हमें अभी से ही गौर करके तैयारी करनी चाहिए। आगे भी चल के कई उनकी नीतियां हैं जो हमसे मिलती जुलती भी हैं, जैसे वो कह रहे हैं कि युद्ध का अंत करेंगे यूक्रेन में, या इजराइल और गाजा के बीच में सीज फायर के समझौते में उनका भी भाग था। बाइडेन की सरकार ने वो नेगोशिएशंस करे थे,
पर ट्रम्प साहब का भी एक रिप्रेजेंटेटिव आखिरी दौर में उनके साथ था। तो ये तो हमारे हित में है, क्योंकि जितनी उथल पुथल दुनिया की अर्थव्यवस्था में हुई है यूक्रेन के युद्ध को लेके या वेस्ट एशिया में जो युद्ध है उसको लेके, वो उसके खिलाफ भारत ने बोला भी है और हमेशा कहा है कि नतीजा केवल बातचीत से ही निकलेगा, जंग से नहीं निकल पाएगा। तो कुछ ऐसी चीज़ है जो हमारे हित में है, कुछ ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए चुनौती भी बन सकती हैं। मुझे एक खास बात कहनी है कि यूएस का चीन के साथ रिश्ता क्या होगा, वो हमें देखना फिर पड़ेगा। इम्पोर्टेंट होगा कि चीन के साथ रिश्ता क्या होगा, और साथ में हमें ये भी देखना होगा कि भारत को किस तरह की तैयारी करनी है। इस पे हम शो में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सीधे चलते हैं आरती टिक्कू सिंह मैम के पास, जो कि एडिटर इन चीफ है द न्यू इंडियन के, और वो अभी वॉशिंगटन में ही हैं। तो आरती, आप वहाँ पे चूँकि शपथ ग्रहण के बाद ही अचानक से कई सारे फैसले ले लिए गए और उन फैसलों का काफ़ी तीखा रिएक्शन भी इंडिया में हुआ और खासतौर से यहाँ के इक्विटी मार्केट में हुआ। तो इक्विटी मार्केट के लिए हमारे साथ जैन साहब हैं, उनसे बाद में बातचीत करूंगा मैं, लेकिन आपसे पूछूंगा कि वहाँ पे किस तरह का सेंस आपको मिला कि ये सारे चीज़ों को लेके, इंडियन को लेके जो थिंकिंग है या फिर जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं उससे भारत कितना अछूता रह पाएगा? देखिए, पहले तो ये कहूँगी कि जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो कमबैक हुआ है, एक ये ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट है ग्लोबल हिस्ट्री में, और इतना बड़ा कमबैक, इतना बड़ा पॉलिटिकल मूवमेंट जो सिर्फ एक व्यक्तित्व पे चला, वो डोनाल्ड ट्रंप का जो एक मूवमेंट, एक फिनोमेना चला, उसने, मैं कहूँगी, अमेरिका को एक ऐसा एक सुनामी सी आई है। और आपको वो सड़कों में इनॉग्रेशन की जो विक्ट्री रैली थी, मैं वहां पे थी, और कल यहाँ डीसी में भी मैं यहाँ थी। तो जो नजर आ रहा है कि एक जो अमेरिकन सोसाइटी कहीं ना कहीं पीछे जा रही थी, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली। हमने देखा कि कैओटिक पीरियड अमेरिका पिछले कई वर्षों से देख रहा है, और जिस तरह का एक नया कल्चर, वोकिज्म का कल्चर, जिस तरह इनफैक्ट लोगों से मैंने जो बात की कि उनको लग रहा था, अमेरिकन सोसाइटी को लग रहा था कि वो कॉमन सेंस से दूर जा रही है। और ये एक फीलिंग मैंने सड़कों पे देखी, ये फीलिंग मैंने हर स्टेट के लोगों में देखी। इनफैक्ट जो ब्लू स्टेट्स भी है, कैलिफोर्निया जैसी भी स्टेट्स है, जो एलए में जो आग लगी, वाइल्ड फायर्स, उसके बाद जो रिएक्शन लोगों का देखा मैंने, वो प्रो ट्रम्प, और प्रो ट्रम्प का मतलब है कि एक नया रीसेट जो दुनिया में ऑलरेडी हो रहा है, और अमेरिका जो बीकन है, जो वर्ल्ड लीडर है, सबसे बड़ा सुपर पावर है, वो उस दिशा में अब जा रहा है, एक रीसेट करने की कोशिश कर रहा है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो कल डिसीजंस लिए इनॉग्रेशन सेरेमनी के बाद, इमीडिएटली बाद, वो देखिए, वो उस पे काफी दिनों से काम चल रहा था, वो हेस्ट में नहीं लिए गए हैं। वो प्रेसिडेंट ट्रंप की बेस जो है वो एड्रेस होती है उन सब डिसीजन से। आप देखिए कि उन्होंने हंटर बाइडेन के केस में जो भी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स जिन्होंने इनफैक्ट हंटर बाइडेन का साथ दिया और उसको क्लेमेंसी मिली, जो बाइडेन ने अब जाते जाते उनको माफी दी, तो उन सब लोगों की जो लाइसेंस है टर्मिनेट करना, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ये दिखाता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो एजेंडा लेके आए हैं, जिस मैनिफेस्टो को की वजह से उन्होंने मोबिलाइज किया लोगों को, स्पेशली जो मिडिल क्लासेस है, वर्किंग क्लासेस है, और मतलब ये इनफैक्ट वर्ल्ड में एक एग्जाम्पल है अपने आप में कि बहुत बड़ा अमीर आदमी डोनाल्ड ट्रंप, जो रियल एस्टेट का इतना बड़ा बिजनेसमैन, वो अपने आप को वर्किंग क्लास के साथ जोड़ रहा है, और वर्किंग क्लास उसके साथ अपने आप को जोड़ रही है। तो उसने उस बेस को एड्रेस किया है कल, जो भी उसने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए हैं,
उसमें बिल्कुल, वो जो बेशक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए हैं आरती, उस पे हम लोग अलग से चर्चा करेंगे इस शो के दौरान। लेकिन आपने एक बहुत बड़ी बात की कि ट्रंप के बातों से लग रहा है और शुरुआती एक्शन से कि जिस मैनिफेस्टो के आधार पर वो आए हैं चुनाव जीत करके, उस पर दृढ़ता से अड़े रहेंगे, उसको यहाँ पे लागू करेंगे। और इस पर मैं अनुराग सिंह जी आपके पास आऊँगा, लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन मैं अजय श्रीवास्तव जी से ले लूँ। अजय श्रीवास्तव जी, ये जो पूरा शुरुआती डिसीजन हुआ, डिसीजन वाइज हम लोग चर्चा करेंगे आगे चल करके, लेकिन इस पूरे डिसीजन को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि यहाँ पे अमेरिका को ग्रेट बनाना है, तो ग्रेट कैसे बनाएंगे? उन्होंने अमेरिका क्या करेगा उसकी झलक कम दिख रही है, दूसरों को कैसे पनिश करेंगे उसकी झलक ज़्यादा दिख रही है। आप सहमत है इससे? बिल्कुल लक्ष्मण जी, आपने मेरे दिल की बात कह दी है। देखिए, अमेरिका हमेशा से 50 सालों से एजेंडा सेटर हुआ करता था। ट्रेड जो आज दुनिया का है, अमेरिका का बनाया हुआ है। WTO एंड बिफोर दैट गेट, हेल्थ का जितना भी WHO है, अमेरिका ने एजेंडा सेट किया था। टेक्नोलॉजी में अमेरिका ने सेट किया था। तो आज भी दुनिया का जो भी डेवलपमेंट है, इतना GDP है, उसमें अमेरिका का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि अमेरिका रीच आउट करता था डिफरेंट कंट्रीज को एजेंडा सेटिंग में। बट आज मैं क्या देख रहा हूँ, जब मैंने ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स देखे या अमेरिका फर्स्ट ट्रेड पॉलिसी के डॉक्यूमेंट पढ़ा, मैंने देखा कि अमेरिका तो विड्रॉ कर रहा है अपने आप को दुनिया से। उनको दुनिया से बड़ी परेशानी सी लग रही है, वो हर चीज से विड्रॉ कर रहे हैं। देखिए, पेरिस एग्रीमेंट से सेकेंड टाइम विड्रॉ कर रहे हैं वो, और WHO से विड्रॉ कर रहे हैं, और जो उनकी अमेरिका फर्स्ट ट्रेड पॉलिसी है वो कुछ भी नहीं है। उनको पूरी दुनिया से वो कह रहे हैं आप पर टैरिफ लगा देंगे, एंटी डंपिंग ड्यूटी हम लगा देंगे, अगर ट्रेड सरप्लस है तो ये लगा देंगे। तो बेसिकली बहुत ही जैसे कोई परेशान हो दुनिया से देश। अमेरिका ऐसा कभी नहीं था। ये तो मैं तो बहुत ही कमजोर अमेरिका देख रहा हूँ। जो भी हम बात कर रहे हैं वो मीडिया क्रिएशन ज्यादा हो सकता है, बट अगर रूट में जाएं, अमेरिका जो 20 साल पहले था, 40 साल पहले था, आज का अमेरिका, तो आज का जो रिएक्शन है ये तो बहुत ही कमजोर आदमी का रिएक्शन होता है। आई विल स्टॉप, मैं यहीं रुकता हूँ। आगे मैं उस सारे रिएक्शन पे बातचीत करूंगा, उसमें भारत की अपॉर्चुनिटी क्या है ये भी आपसे समझूंगा। लेकिन अनुराग सिंह साहब, एक छोटा सा कमेंट, फिर मीरा मैम के पास जाऊंगा मैं, कि जिस तरीके से इंडियन इक्विटी मार्केट ने रिएक्ट किया, आपको लगता है कि रिएक्शन लाजमी था या फिर पैनिक मोड में थे? लक्ष्मण जी नमस्कार, आपको सभी पैनल मेंबर्स को नमस्कार। लक्ष्मण जी, इक्विटी मार्केट का जो रिएक्शन है वो इस समय इंडिया की जो मार्केट के वैल्यूएशन ज्यादा हो गए थे उसको देखते हुए ज्यादा है। आई डोंट थिंक उसका ज्यादा ताल्लुक इससे है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ निफ्टी पे इम्पैक्ट करते हैं, राइट। लेकिन मैं चर्चा को मार्केट की डेप्थ में ना जाके थोड़ा एक ग्लोबल रिलेशनशिप और डिप्लोमेसी के लेवल पे रखना चाहता हूँ। इट इज नॉट तो देखिए, इंडियन इकोनॉमी अब अभी 3.5 से 4 ट्रिलियन के बीच में है, और अब ये साइजेबल इकोनॉमी है। तो यहाँ पर अब आपको फॉरेन इन्वेस्टर्स या फॉरेन मनी की जरूरत, ऑफ कोर्स वो हमेशा हेल्प करता है, लेकिन अब आप उस स्टेज पर हैं कि कोई छोटा पैसा आपके यहाँ से निकल जाए या आपके यहाँ आ जाए, उससे इकोनॉमी को उतना फर्क नहीं पड़ता है। इंडिया को अपनी पायत खुद बनानी है, अपने इंटरनल रिफॉर्म्स खुद करने हैं, उससे मार्केट इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है वहां ज्यादा असर पड़ेगा मार्केट्स पर और लोगों की प्रॉस्पेरिटी पर, वर्सेस के कोई दूसरा देश दुनिया में क्या कर रहा है, क्योंकि अब इंडिया उतना छोटा नहीं रहा, राइट। देखिए, तो ग्लोबल में अब स्केल पे भी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ऑल्दो आई डोंट लाइक दैट कंपैरिजन टू मच, बिकॉज मैं पर कैपिटा GDP देखना चाहता हूं। वहां पे हमारा रैंक कुछ 150 के ऊपर है लक्ष्मण जी, 180 कंट्रीज में। तो देयर इज दैट रियलिटी टू, राइट। बट एट द सेम टाइम लक्ष्मण जी, क्या मैंने 2 कमेंट सुने और मैं क्विकली एक बार रिएक्ट करना चाहता हूँ। देखिए, वन सेट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड जो कि दुनिया को एक नजरिए से देखते आ रहे हैं, उनको शायद ट्रंप साहब का नजरिया पसंद ना आए, लेकिन उनकी जो पॉलिसी है लक्ष्मण जी, वो है अमेरिका फर्स्ट। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो ग्लोबल लीडरशिप दुनिया जहान में US डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, इंटरवेंशंस कर रहा है, कंट्रोल रख रहा है, उनका नजरिया अब यह है कि देखिए, अब हमें व्यर्थ के वॉर्स में अपने एफर्ट्स और अपने सोल्जर्स को जाया नहीं करना है। ग्लोबल स्केल पे हमें कहीं पे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश नहीं करनी है। एटलीस्ट हमें बस एज लॉन्ग एज US सेफ रहता है, एंड वी आर श्योर दैट नोबडी कैन न्यूक US एनी पॉइंट इन टाइम, जो कि वो अभी भी करेंगे, उसके अलावा हमें व्यर्थ के झगड़ों में पड़ने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज अमेरिका फर्स्ट, दिस इज रिपब्लिकन पॉलिसी मोर विद नो सपोर्ट टू ग्लोबल वॉर्स। ये न्यू ट्रम्पिज्म है, विच इज
पहला रिपब्लिकन्स भी ये करते थे, स्मॉल गवर्नमेंट, बट दे ऑल्सो वांटेड वॉर्स एंड ग्लोबल लीडरशिप। ट्रम्प पॉलिसी थोड़ा सा इससे उलट है, बिकॉज देखिए पिछले 20 साल में एक्सपीरियंसेस भी थोड़े अलग निकले हैं। एक और इसमें लक्ष्मण जी बात कहना चाहता हूँ, मीरा जी ने H1B की बात छेड़ी, ये थोड़ा सा लंबा डिस्कशन है, लेकिन देखिए इन दी मैनर ऑफ अमेरिका फर्स्ट, ये बड़ा मिसअंडरस्टूड सब्जेक्ट है, इसमें डेप्थ है, पर इसमें क्विक 3 पॉइंट्स। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी जरूरी नहीं है कि वो इंडिया के एस्पिरेंट्स जो हैं यूएस में सेटलमेंट करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा हो, लेकिन वो इंडिया के लिए अच्छा हो सकता है। फॉर इंस्टेंस अगर H1B वीजा पे रेस्ट्रिक्शंस आते हैं तो वो जॉब यूएस से इंडिया आउटसोर्स हो जाएंगे, दैट इज गुड फॉर इंडियन इकोनॉमी। बट इफ यू आर एन इंडियन एस्पायरिंग टू सेटल इन यूएस, दैट मे नॉट बी गुड फॉर यू। तो इसके दोनों पहलू हैं। सेकेंड पॉइंट ये लक्ष्मण जी इसमें कि यूएस इंडिया में IITs में करीब 20,000 सीट्स हैं, IIMs में 5,000 सीट्स होंगी, मेरा नंबर इधर उधर हो सकते हैं, मैं तो 10-12 साल पहले पास किया है। 25,000 सीट्स हैं कुल मिला के IIMs IITs मिला के, और रिजर्वेशन हटा दीजिए, देखिए मैं तो फॉरेन सॉइल पे बैठा हूँ, मैं तो साफ बात कर सकता हूँ, तो रिजर्वेशन हटा दीजिए, कुल मिला करके 20-25,000 से ऊपर का टॉप टैलेंट नहीं है इंडिया का, इंडिया के हिसाब से। यूएस में पिछले साल 2 लाख स्टूडेंट्स आए हैं, सिर्फ स्टूडेंट्स 2 लाख। तो ये कहना कि ये टॉप टैलेंट आ रहा है इंडिया का, मैं तो इस बात को नहीं मानता, एंड आई थिंक इट्स अ ओपन सीक्रेट, नोबडी इज विलिंग टू बाय दिस, राइट। वो इंडिया में टॉप टैलेंट नहीं है, यहाँ तो टॉप टैलेंट दूर की बात है। तीसरा, H1B वीजा 85,000 वीजाज हैं, उसका 70% सिर्फ इंडिया कॉर्नर कर रहा है। अब इंडिया में टैलेंट है, मैं मान सकता हूं, लेकिन 70% वर्ल्ड का टैलेंट सिर्फ इंडिया कैप्चर करके बैठा है, ये बात भी थोड़ा मतलब तर्कसंगत नहीं है लक्ष्मण जी। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, इनफैक्ट इस क्राउडिंग आउट ने इंडिया के टैलेंटेड स्टूडेंट्स का रास्ता ब्लॉक कर दिया है, जो ये मिसयूज हुआ है H1B का। तो आई थिंक ओवरऑल it is good if you are a right talent, good talent in India, that is great, this is the great government for you. If you are an averager who is trying to just shortchange and settle into US, वो रास्ता मेरे ख्याल से अब बंद होने जा रहा है, तकरीबन बंद होने जा रहा है। मीरा शंकर मैम, इसमें 2 चीज़ें, एक तो जो इन्होंने कहा अनुराग सिंह जी ने H1B वीज़ा को लेकर के, उस पर आपका रिएक्शन, और दूसरा जो बर्थ राइट सिटीजनशिप की व्यवस्था है उसको ख़त्म करने का जो आदेश दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, ये इंडियन लोगों को खासतौर से बड़ा ये निराशाजनक है। क्योंकि मुझे एक अधिकारी बता रहे थे कि एक IAS ऑफिसर थे, वो तो अपने प्रेग्नेंट वाइफ को US भेज दिए ताकि वहाँ पे उनके बच्चे को सिटीजनशिप मिल जाएगा। तो ये कितना बड़ा निराशाजनक बात है भारतीय के लिए, बर्थ राइट सिटीजनशिप को ख़त्म करना। देखिए, जो ऐसे मिसयूज़ करना चाहते हैं US का बर्थ राइट प्रोविज़न, उसको तो हमें भी नहीं समर्थन देना चाहिए। पर जो वहाँ लीगल ढंग से हैं US में, जैसे वीज़ा पे हैं या लीगल तौर से हैं US में, उनके लिए बर्थ राइट नहीं, बर्थ राइट सिटीजनशिप नहीं हटाया जाएगा, ऐसे लगता है। और हमें भी मिसयूज़ का समर्थन नहीं करना चाहिए। जहाँ तक H1B का सवाल है, हाँ, अगर उस पर रोक लगती है तो भारत से ब्रेन ड्रेन कम होगी, यहाँ पे लोग रहेंगे। पर अभी ये हमारी कंपनीज जो हैं इसको इस्तेमाल करती हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को फुलफिल करने के लिए US में, क्योंकि कई कंपनीज हैं US में जो पूरा काम आउटसोर्स नहीं करना चाहती भारत में। वो चाहती हैं कि यहाँ भी हमारे जो साइट है उस पे भी कोई हो, और तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। और वैसे भी IT सेक्टर जो हमारा है, अभी काफ़ी चुनौतियाँ उनके सामने हैं, क्योंकि डिमांड भी कम रहा है दुनिया में, तो उनकी ग्रोथ रेट्स जो हैं वो भी धीमी पड़ गई थी इस साल। और इसके अलावा फिर अगर वो अमेरिकन्स को लेते हैं काम करने के लिए, तो फिर तनख्वाह और ऊंची हो जाती है, तो उनका मुनाफा भी कम हो जाता है। तो उनके लिए चुनौतियां होंगी, ऐसा नहीं है। तो एक तरफ से ब्रेन ड्रेन कम होगा, एक तरफ से IT कंपनीज जो हमारी अर्थव्यवस्था की ड्राइवर हैं उनके लिए चुनौती हो सकती है, तो फिर अर्थव्यवस्था के लिए भी चुनौती हो सकती है। बिल्कुल, ये पर IT मुझे लगता है, हाँ, हेलो, प्लीज जी, नहीं, एक बात कहूँ, मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम बंद नहीं होगा, क्योंकि US टेक कंपनीज जो हैं वो चाहेंगी कि ये चले,
और ट्रंप ने भी जो आखिरी बयान दिया है वो इसके हित में ही दिया है कि H1B तो अच्छा है, इसको चलना चाहिए। पर ये ज़रूर है कि जो कंडीशनैलिटीज़ हैं वो थोड़ी बढ़ाई जाएंगी, जैसे कि वीज़ा फ़ी बढ़ा देंगे, एनुअल फ़ी बढ़ा देंगे, एक्सटेंशंस मुश्किल से देंगे, थोड़ी सख्ती मुझे लगता है होगी इस प्रोग्राम में, पर बंद नहीं होगा। लेकिन बर्थ राइट सिटीजनशिप को तो हमें लगता है कि उसमें जो खास तौर से भारतीय या दूसरे लोगों को मिलता था उस पर तो ऑर्डर इन्होंने जारी भी कर दिया है। आरती टेकू सिंह। बिल्कुल, देखिए वो ऑर्डर आया है और मुझे लगता है कि उसमें इनफैक्ट अनुराग ने बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठाया कि ये जो मिसयूज होता है इसमें हमारी ब्यूरोक्रेसी मुझे लगता है नंबर 1 पे है, जिस तरह से मिसयूज हुआ है इतने सालों से। इसमें कई सारे जो रिच इंडियंस हैं जो एफर्ट कर सकते हैं कि उनके प्रेग्नेंट वाइफ्स, बेटियां, बहुएं यूएस आके डिलीवर करे और यूएस सिटीजनशिप ले, वो भी हुआ है। और मुझे नहीं लगता है कि किसी भी कंट्री को ऐसा सिस्टम होना चाहिए, इंडिया के पास भी नहीं होना चाहिए ऐसा कोई सिस्टम कि कोई आपकी सिटीजनशिप का इस तरह से नाजायज फायदा उठाए। तो मुझे लगता है अमेरिका, देखिए ट्रम्प की पॉलिसी अमेरिका फर्स्ट है, उनके लिए अमेरिका को दोबारा से ग्रेट बनाना जो है वो प्रायोरिटी है उनके लिए। जितना भी अगर आप देखिए उन्होंने जो डीओजी डिपार्टमेंट बनाया कि वो इनएफिशिएंसी खत्म करना चाहते हैं, जो इनकॉम्पिटेंस के रूट से आ रहे हैं लोग, वो उसको बंद करना चाहते हैं। वो मेरिटोक्रेसी को दोबारा से उजागर करना चाहते हैं, जो फंडामेंटल अमेरिकन वैल्यू था, अमेरिकन सिस्टम की जो कोर थी वो मेरिट थी, तो वो मेरिट को वापस ला रहे हैं। मुझे लगता है ये अप्रिशिएट करना चाहिए, ये पूरी दुनिया के लिए अच्छा है, क्योंकि जिस लेवल की करप्शन हुई है अमेरिकन सिस्टम में और उसका इफेक्ट जो पूरे दुनिया पे पड़ा है वो नेगेटिव है। अगर आप पूरा टोटल आउटकम देखें तो नेगेटिव आउटकम है। मेरिट खत्म होने की एक तरह से आप मान लीजिए कि मेरिट इरोड हुआ है। इंडिया में भी हर जगह जो है ये ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स जो बनाए गए, जिसकी वजह से जिसके पास पैसा और वो सिलेक्ट क्यों है। मैं हमेशा कहती हूँ कि ग्लोबलिस्ट एलीट जो पिछले 30-35 साल में जो इमर्ज हुआ, जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन की है अमेरिकन सिस्टम की और बाकी कंट्रीज के सिस्टम को भी करोड़ किया है, इंक्लूडिंग इंडिया। मुझे लगता है कि ये अच्छा स्टेप है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मुझे नहीं लगता है सिर्फ अमेरिका के लिए अच्छा होगा, मुझे लगता है ग्लोबली ये अच्छा होगा, क्योंकि वाकई अमेरिका जो है एक इंट्रोस्पेक्शन के मूड में है। वो देख रहा है कि उनकी गलतियां कहाँ हुई पिछले 30-35 साल में। अननेसेसरी वॉर्स, अननेसेसरी फॉरेन इंटरवेंशंस, अननेसेसरी रेजिम चेंज, डेमोक्रेसी का जो बूथ था वो उतर गया है। तो मुझे लगता है एक एफिशिएंट सिस्टम डेवलप होने की एक अटेम्प्ट बिल्कुल है। जिस सिस्टम को मिसयूज किया जा रहा तो उस मिसयूज को कैसे रोका जाए इसकी तरफ एक कोशिश है। एक जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा उठकर सामने आया डोनाल्ड ट्रंप के आने के साथ ही वो है टैरिफ को लेकर के। टैरिफ को लेकर के भारत हमेशा ये गर्व से कहता था कि यूएस ऐसा देश है जहां के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट नहीं, ट्रेड सरप्लस में हम रहते हैं और काफ़ी चीज़ें हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं बजाय वहाँ से इम्पोर्ट करने के। अजय श्रीवास्तव जी, चूँकि आप पूरे ग्लोबल ट्रेड पर काफ़ी पैनी नज़र रखें और सालों से आपने काफ़ी रिसर्च किया इस पर, आपका क्या मानना है ये जो टैरिफ को लेके यूएस की तरफ से कहा गया है और स्पेसिफिक बयान कि अगर ब्रिक्स के कंट्री आपस में कारोबार करते हैं अपनी करेंसी में, डॉलर को कमजोर करने की कोशिश करते हैं तो 100% टैक्स लगा देंगे, टैरिफ लगा देंगे, तो ये इस तरह का बयान भारत के लिए कितनी बड़ी निराशा या फिर चिंता पैदा करता है? लक्ष्मण जी, भारत के लिए ऑलमोस्ट इररिलेवेंट है, क्योंकि ब्रिक्स करेंसी आज तक शेप उसने लिया नहीं है और चूंकि चाइना लेड है इसलिए इंडिया का कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो ट्रंप के आने के पहले भी हम लोगों को अच्छी तरह पता था कि इंडिया उसमें पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है ब्रिक्स करेंसी में। तो ये जो 100% टैरिफ बिकॉज ऑफ यूज ऑफ ब्रिक्स करेंसी, ये हमारे ऊपर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करता है। तो हमें इससे कोई भी डरने की बात नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत सोचने की बात यह है कि वो हमें पिछले 3-4 सालों से लगातार
वर्स्ट अब्यूजर ऑफ टैरिफ कह रहे हैं, टैरिफ किंग कह रहे हैं, जो कि मैं उनसे सहमत नहीं हूं, क्योंकि सारे देश टैरिफ लगाते हैं और बेसिकली उनको WTO रूल्स के अंदर रहना होता है। तो इंडिया के जो भी टैरिफ्स हैं, आप उनको हाई कहें, लो कहें, वो जो है WTO रूल्स के अगेंस्ट में है। और इसके उलट में जो यूएस ने टैरिफ्स लगाए हुए हैं, उसमें अधिकतर WTO रूल्स को वायलेट करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो ट्रम्प टैरिफ्स की बात करते हैं ना, वो आउटलायर टैरिफ्स की बात करते हैं। जैसे वो कहेंगे कि हमारा अल्कोहल, हमारी विस्की जो है इंडिया में 150% इंडिया चार्ज करता है टैरिफ, हम लोग 7% चार्ज करते हैं। हार्ली डेविडसन इंडिया 50% चार्ज करता है, हम लोग भी इतना ही चार्ज करेंगे। ये सब आउटलायर टैरिफ्स हैं। इंडिया का आउटलायर हाईएस्ट टैरिफ जो है 150% है से अल्कोहल के ऊपर। तो यूएस का हाईएस्ट टैरिफ 300% से भी अधिक है टोबैको के ऊपर। जापान का 600% के ऊपर है। तो मिस्टर ट्रम्प जो है कभी भी नॉर्मल जो एवरेज टैरिफ की बात नहीं करते हैं, वो आउटलायर टैरिफ की बात करते हैं मैक्सिमम मीडिया इम्पैक्ट के लिए। तो अभी तो मुझे नहीं लगता है कि इंडिया को कोई डरने की जरूरत है, लेकिन ट्रम्प बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल हैं और देखेंगे हम रिएक्ट उस समय करेंगे ठीक से जब वो स्पेसिफिक इंडिया के लिए रूलिंग निकालते हैं। थैंक यू। मीरा शंकर मैम, दो चीज़ें जो अभी अजय श्रीवास्तव जी ने कहा कि इंडिया को फिलहाल डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दो बातें उन्होंने कही ट्रंप ने कि जो ट्रेड डेफिसिट कहाँ कहाँ उसको हम देखेंगे, और दूसरा कहाँ पे मिसयूज़ किया जा रहा है ड्यूटी को उसको हम रिव्यू करेंगे। ये तो उनका बयान आ गया है और टैरिफ किंग पहले से कहते रहे हैं। तो ऐसे में भारत के लिए इस तरह के आने वाले दिनों में कुछ एक्शन लिया जाएगा, ये कितनी संभावना है, और जब लिया जाएगा तो तब लिया जाएगा, लेकिन भारत को क्या पहले से कुछ तैयारी करनी चाहिए? क्या तैयारी करनी चाहिए तो क्या करनी चाहिए? तो भारत को ट्रंप के वजह से नहीं, देखिए ट्रंप का जो फोकस मेरा जी से पूछ रहा था। हाँ मीरा शंकर मैम, ट्रंप की जो फोकस रहेगी वो उनके मूल्य ट्रेडिंग पार्टनर्स पे रहेगी, क्योंकि भारत और यूएस के बीच में जो व्यापार है सर्विसेज और गुड्स में दोनों को लेके कुछ $200 बिलियन से भी कम है। और जो भारत का ट्रेड सरप्लस है छोटा सा ही रहता है, ज़्यादा बैलेंस्ड ट्रेड है, करीब 20 से 30 बिलियन डॉलर का सरप्लस रहता है। जबकि आप ये मुकाबला करते हैं चीन से, जहाँ कई $100 बिलियन का ट्रेड डिफिसिट है यूएस का। तो अगर भारत के खिलाफ कुछ एक्शन लेते भी हैं तो उससे यूएस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना। तो वो पहले कह रहे हैं कि कनाडा और मेक्सिको के साथ शुरू करेंगे। चीन के ऊपर उन्होंने अभी कुछ बोला नहीं है, जबकि अपने कैंपेन में बोला था कि 60% टैरिफ लगाएंगे चीन के इंपोर्ट्स पे। इलेक्शन होने के बाद उन्होंने कहा 10% लगाएंगे। अभी कुछ बोला ही नहीं है अपने इनॉग्रेल एड्रेस में, और अभी टैरिफ सीधे लगाए नहीं हैं। एक रिपोर्ट मांगी है कि जांच करें कि क्या क्या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस दूसरी कंट्रीज अपनाती हैं, और दूसरा कहाँ कहाँ यूएस का डिफिसिट है। तो जहाँ डिफिसिट की बात आती है तो भारत के साथ बड़ा डिफिसिट तो है ही नहीं। यूएस का तो करीब करीब सारे देशों के साथ डिफिसिट है, और ये छोटा ही डिफिसिट होगा भारत के साथ। हाँ, पर ये ज़रूर है जो भी वो यूनिफॉर्म टैरिफ लगाएंगे, जैसे उन्होंने कहा था कि 10% टैरिफ हम सारे इंपोर्ट्स पे लगाएंगे चाहे किसी भी देश से आए, तो वो भारत के ऊपर भी लग सकता है। और ट्रंप साहब टैरिफ को न केवल व्यापार की ओर से देखते हैं, पर वो सोचते हैं कि इससे हम अमेरिका में दोबारा से मैन्युफैक्चरिंग को भी ला सकते हैं। दूसरा कि हम रेवेन्यू भी रेज करेंगे, क्योंकि उनकी आर्थिक नीति में ये कहा है कि टैक्स कम करेंगे, तो उससे यूएस डिफिसिट बढ़ेगी। यूएस डिफिसिट को लेके रेवेन्यू कहाँ से आएगा? तो टैक्स कह रहे हैं ये टैरिफ मैं बढ़ाऊंगा, उससे रेवेन्यू रेज करूंगा। और तीसरा ये है कि टैरिफ की धमकी वो एक तरीके से कई चीजों में नेगोशिएटिंग लीवर बना देते हैं, जैसे कि
डिपोर्टेशन जो करना चाह रहे हैं इलीगल इमिग्रेंट्स का, उसके बारे में उन्होंने कहा है कि जो भी देश अपने नागरिक जो यहाँ गैर कानूनी तौर से रह रहे हैं, अगर हम उनको वापस भेजना चाहते हैं, अगर उसमें जल्दी से जल्दी अपने नागरिकों को नहीं लेते तो उनके खिलाफ हम टैरिफ लगा देंगे। तो एक तरीके से टैरिफ की धमकी वो निगोशिएटिंग लीवरेज के लिए भी लेते हैं। कुछ इन्होंने जो बोला है जैसे कनाडा और मेक्सिको के साथ, वो निगोशिएटिंग पोजीशन के लिए भी किया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो ट्रीटी है उसके कई क्लॉजेस रीनेगोशिएट करें, और टैरिफ धमकी के सहायता से वो सोचते हैं कि जल्दी मान जाएंगे कनाडा और मेक्सिको की बातचीत हो। मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं, एक सवाल आपके पास लेके आना चाहूँगा मैं, क्योंकि आपने इस सारी चीज़ों को काफ़ी करीब से देखा है कि जब भी ट्रंप कुछ इस तरह के बड़े एक्शन लेने की बात करते हैं तो हम भारतीय या फिर जो भारत के बारे में सोचते हैं, उनका कहना होता है कि ट्रंप के मोदी के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, और कई सारे हम लोगों ने उनके बयान भी देखा हम लोगों ने। तो आपको लगता है कि जब इस तरह के टैरिफ के नेगोशिएशन होते हैं या फिर जब दूसरे देशों पर कोई कदम उठाना होता है तो व्यक्तिगत रिश्ते कुछ काम आते हैं कि नहीं आते हैं? मुझे नहीं लगता कि इतना काम आते हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपने खास जो एलाइज हैं उनके खिलाफ भी लिया है। ये टैरिफ्स को लेके टैरिफ्स बढ़ाए हैं, दबाव डाला है। तो हाँ, कुछ हद तक ये है कि माहौल अच्छा बन जाता है उससे रिश्तों का, और अगर कहीं मामला अटका पड़ा है तो उसको सुलझाने में ये कुछ सहायता दे सकता है। पर जो वो कार्रवाई करना चाहते हैं वो तो अपने ही हित से वो देख के कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल, तो ये अपने ही हित पे देख के कार्रवाई करते हैं। इसमें अभिषेक अनुराग सिंह साहब, एक जो मुद्दा जो मेरा मैम ने भी कहा, अजय श्रीवास्तव ने भी कहा कि भले ही टैरिफ की बात वो करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा गुंजाइश है नहीं। वो बहुत ऐसा नहीं कि टैरिफ बहुत ज़्यादा लगा देंगे, या फिर जैसे अजय श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि जो टैरिफ की बात करते हैं वो बहुत ही उचित होता नहीं है। और दूसरा, टैरिफ लगाना इतना आसान भी काम नहीं है, और एंटी डंपिंग ड्यूटी रिव्यू करेंगे, सब चीज़ें तो हमेशा से चलती रही हैं। तो फिर भारत में इंडस्ट्री में या निवेशकों में डर किस बात का? तो लक्ष्मण जी, मीरा जी ने तकरीबन बातें तो जो बताई हैं वो सही हैं। और देखिए, इंडिया का सर्विसेज डेफिसिट तो बहुत 6-7 बिलियन का ही है यूएस के साथ में, और सर्विसेज में तो काफ़ी यूएस की कंपनीज, बिकॉज इंडिया तो सर्विसेज जायंट है, पूरे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मतलब 40-40, 50-50 हज़ार के एम्प्लॉयज़, ये बैंक ऑफ अमेरिका, वेल्स फार्गो, जेपी मॉर्गन, तमाम कंपनीज ने अपने सेंटर्स बना लिए हैं। तो इसके पीछे एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग तो है कि चाइना जैसे मैन्युफैक्चरिंग जायंट है, इंडिया सर्विसेज का सेंटर है, और वहीं पर मेरा इशारा था कि इंडिया में इतने जॉब्स आए हैं और आगे भी आएंगे कि ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट काम करता है। गुड्स में ज़रूर 35 बिलियन का करीब डेफिसिट है, बट आई थिंक उसमें लक्ष्मण जी देखिए, और अजय जी ने कहा एवरेज, देखिए इसमें कोई डिबेट नहीं है कि एवरेज टैरिफ रेट्स इंडिया का 14-15% तो है कलेक्टिवली वेटेड गुड्स पे अगर लें तो। ऑफ कोर्स वो डेवलपिंग कंट्री के हिसाब से ठीक है, लेकिन ट्रम्प साहब मुझे नहीं लगता कि वो इतना फाइन ट्यूनिंग करेंगे। बट उनको ये चाहिए, देखिए कि आप जब अमेरिका कोई चीज़ में बात करे तो आप भी उसमें थोड़ा बात में, और देखिए यहाँ रिलेशनशिप भी काम आता है। अगर मोदी साहब भी अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर हैं, ट्रम्प साहब भी डिसीजन मेकर हैं, तो कुल मिला के अगर वो दो लोग बात कर सकते हैं आपस में तो गिव एंड टेक की गुंजाइश बनती है, क्योंकि दोनों ही लीडर्स डिसीजन ले सकते हैं अपने विदाउट वरिंग अबाउट टेकिंग अ लार्जर कंसेंसस इन द कंट्री। और इसमें आई थिंक गिव एंड टेक होगा लक्ष्मण जी। तो आई थिंक आई थिंक जैसे अभी तो एयर इंडिया प्राइवेटाइज हो चुका है, लेकिन अगर ये पहले वाली सिचुएशन होती तो कुछ ऑर्डर्स एयरबस से बोइंग को ट्रांसफर हो सकते थे। या फिर इस समय अगर बात करें तो देखिए फेवरेबल ट्रीटमेंट टू अ फेसबुक और अ गूगल और एप्पल प्लांट इन इंडिया और सेमीकंडक्टर प्लांट जो कि बन रहे हैं, आपको क्या लग रहा है वो सारी डील्स या पीएलआई इंसेंटिव्स इंडिया
ऐसे ही नहीं देता है कोई किसी को फ्री में। देखिए हर चीज में गिव एंड टेक होता है। तो ऑल व्हाट आई एम सेइंग इज कि वो एक ट्रांजैक्शन चाहते हैं। ये ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता कि देखिए आप रिलेशनशिप में कुछ गिवन नहीं करें और आप सिर्फ एक एक्सप्लॉइट करना चाहें यूएस मार्केट को। तो अगर इंडिया सर्विसेज को कंटिन्यू रखना चाहता है और जो कि इंडिया के इकोनॉमी के लिए हेल्पफुल है, आई थिंक तो उनको गुड्स में भी थोड़ा यूएस को प्रेफरेंस देनी होगी। और आई थिंक दिस इज द ओनली लिमिटेड पॉइंट, आई थिंक लक्ष्मण जी, एंड आई थिंक बोथ द कंट्रीज एंड बोथ द लीडर्स आर वेरी केपेबल ऑफ टेकिंग दिस लार्जर डिसीजन, राइट। तो लक्ष्मण जी एक इसमें आई थिंक अगर मैं छोटा सा इसमें एक एक ऐड करना चाहूँ पॉइंट इसमें, आई थिंक आरती जी ने बड़ा इंपॉर्टेंट बात कही। ये अच्छा, बाय द वे लक्ष्मण जी, आपने ये बाय डिजाइन तो नहीं किया है कि मुझे आरती जी को राइट में रखा है और और लेफ्ट में रखा है? सॉरी, नहीं जस्ट काइंड ऑफ, बट यू नो, बट इट इज वेरी एविडेंटली कमिंग आउट। देखिए व्यूज कोई भी गलत नहीं होती, इट इज जस्ट अ लीनिंग। आई थिंक जो फ्लेवर आरती जी का कहने का था और जो मैं भी ये कह रहा हूँ कि दुनिया और ये इसका बेस्ट एग्जांपल जर्मनी और यूरोपियन नेशंस हैं। वो पिछले 20 साल में एक थॉट प्रोसेस से निकले हैं। हमने वो समय देखा है जब एंजेला मर्केल को इतना हीरो बताया गया था कि देखिए इन्होंने तो जर्मनी का उद्धार कर दिया। एंड नाउ एवरी डिसीजन शी टुक, एवरी डिसीजन, जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, जॉब, एम्प्लॉयमेंट, manufacturing, green revolution, everything is being reversed and it is being seen as a very short-sighted lack of visionary decision, right? So इतिहास को बदलते देर नहीं लगती, तो हमें ये ओपन माइंडेड रहना होता है। अब 20 साल हमने एक तरह की दुनिया देखी, आगे एक दूसरी किस्म की दुनिया भी देखनी जरूरी है और वो लाजमी है। देखिए अगर इकोनॉमी लोगों के लिए काम नहीं कर रही तो फिर उसका फायदा क्या है? फायदा क्या होता है, बिल्कुल। हालांकि 2-3 चीज़ें और ट्रंप ने किया जिस पे हम फोकस करेंगे। उसमें से एक है खास तौर से एनर्जी इमरजेंसी को लेकर के, जो अपने यहाँ गैस ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, और दूसरा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जो मैंडेटरी करने की बात थी उसको प्रावधान को हटा दिया है। इसमें भी भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा स्कोप दिख रहा है। फिर क्या इंडिकेशन है, वो क्या है, इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा करें कि यूएस में ट्रंप के आने के बाद भारत के लिए ये एक अवसर है या फिर यहाँ पे चिंता है। हम लोग ब्रेक पे जाने से पहले अलग अलग फैसले और उसके भारत के लिए क्या संभावनाएं हैं उस पर चर्चा कर रहे थे और उसी को आगे बढ़ाते हैं। उसमें से एक है, उन्होंने खासतौर से एनर्जी इमरजेंसी का ऐलान किया है। गैस और ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, इसकी घोषणा की गई है और इसका एक संकेत ये भी निकाला जा रहा है कि ईरान और रसिया पे हो सकता है आने वाले दिनों में सैंक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। आरती टिक्कू सिंह, इसको कैसे देखती हैं आप? देखिए क्लियरली जो यूएस है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर वो अपनी सेल्फ रिलायंस पे जोर देंगे। जहां तक एनर्जी का सवाल है, वो कोशिश करेंगे कि जो इनफैक्ट एक हेजेमोनिक पावर है इस्लामिक कंट्रीज, अरब कंट्रीज के पास एनर्जी पे, या रशिया के पास एक इनफैक्ट ऑलमोस्ट अनब्रिडल्ड पावर है पूरे रीजन में, एशिया में, खासकर यूरोप में जो एक डोमिनेंस थी रशियन गैस और ऑयल की, उसको वो कोशिश करेंगे कि वो अपने आप के लिए इररिलेवेंट बनाए और साथ ही साथ अपने आप को इतना मजबूत बनाए कि वो सप्लाई कर सके कई सारे रीजन्स में, वो यूरोप को सप्लाई कर सके। हमने यूक्रेन वॉर के अंदर हमने देखा कि जो एक सबसे बड़ा आउटकम यूक्रेन वॉर का था ही ये कि रशियन गैस और जो एनर्जी सप्लाई था यूरोप को वो रुक गया, रोका गया और कहा गया कि उससे रशिया को नुकसान होगा। लेकिन हमने साथ में ये भी देखा कि रशिया ने वही ऑयल और एनर्जी जो है इंडिया को, चाइना को डिस्काउंटेड प्राइसेस पे बेची और वो हम फिर बाद में यूरोप को सप्लाई कर रहे थे। तो ये इस वक्त में मैं ये कहूंगी कि एक डिसरप्शन है पूरे सप्लाई चेन जो एनर्जी सेक्टर में है। और चूंकि ड्रिल बेबी ड्रिल का स्लोगन प्रेसिडेंट ट्रंप ने दिया है, उसका ये मतलब है कि वो अमेरिका अपनी डोमिनेंस इस सेक्टर में भी चाहेगा, सिर्फ ऑयल और गैस की वजह से नहीं,
वो ईवीज में भी इनफैक्ट जो टेस्ला कार्स है, ईवी बैटरी रन कार्स है, उसमें भी ये तो मालूम ही है कि इलॉन मस्क डोमिनेंस चाहते हैं, वो नए मार्केट्स की खोज में है, वो चाहेंगे कि ईवीज की हालांकि आरती यहाँ सप्लाई पे तो वो ईवी पूरे को लेके इन्होंने जो डिसीजन लिया है कि ईवी की बाध्यता को ख़त्म करने का, वो तो इस कह सकते हैं कि इस अप्रोच से थोड़ा सा उलट है कि ईवी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं, खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले तैयार करना चाहते हैं, इस तरफ इशारा करता है। इस पर आगे चर्चा करूँगा अगर समय रहा तो। अजय श्रीवास्तव जी, इस एनर्जी इमरजेंसी और वहाँ के ऑयल एंड गैस सेक्टर में प्रोडक्शन को बढ़ाया जाना, भारत को किस तरह से इसको लेना चाहिए? भारत को अपने एनर्जी बास्केट का एनर्जी सप्लाई को क्या डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है? देखिए, हमारा सबसे बड़ा इंपोर्ट आज अमेरिका से क्या है? क्रूड ऑयल। जो $42 बिलियन का इंपोर्ट है मर्चेंडाइज का, उसमें से सबसे बड़ा आइटम $7 बिलियन के साथ में क्रूड ऑयल है। एलएनजी और बाकी चीजें जोड़े हैं तो मोर देन $10 बिलियन हो जाता है। तो यूएस जो है बहुत बड़ा सप्लायर, जैसे आरती जी ने कहा, वो बनना चाह रहा है इस फील्ड में, और वो ऐसे बन नहीं सकता है अगर हम कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग देखें। यूएस का ऑयल प्राइस ऑयल फील्ड की पोजीशन की वजह से और बाकी एक्सपेंसेस की वजह से काफी महंगा है कंपेयर टू कनाडा। और अभी कनाडा लो प्राइसेस में यूएस को ऑयल एंड गैस सप्लाई कर रहा है, तो कनाडा को कैसे रोका जाए? कनाडा के ऊपर हम टैक्स लगाएंगे, टैरिफ्स लगाएंगे उनका महंगा करने के लिए, इससे कि यूएस का ज्यादा अच्छा रहे। दूसरा, दुनिया हमारा क्यों लेगी? आज अगर रशिया हमको सस्ता दे रहा है तो हम रशिया से लेंगे, अमेरिका से कैसे लेंगे? वो ऐसे लेंगे कि अमेरिका फिर हमको बाध्य करेगा कि रशिया के ऊपर सैंक्शन है, आप मत लीजिए। तो ये सब चीजें हमें नेक्स्ट 2-4 हफ्ते में, 1 महीने के अंदर देखने को मिलेंगी, क्योंकि वो काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं इसमें। तो हमारे लिए ये है कि हमारा लेस देन 10% जो सेडिमेंट्री बेसिन्स है वो एक्सप्लोर्ड है। हमने 1985 में हमारा सेल्फ सफिशिएंसी ऑयल प्रोडक्शन में 85% था, हम केवल 15% इंपोर्ट करते थे। आज इसका उल्टा हो गया है, 15% हमारा अपना क्रूड है, 85% इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ज़रूरतें बढ़ी हैं आज। तो ज़रूरत ये है कि हम अपनी एनर्जी में सॉवरेंटी रखने के लिए ज़रूरी है कि हम अपना एक्सप्लोरेशन करें, अपना ऑयल निकालने की कोशिश करें, और एट द सेम टाइम वी शुड बी वेरी क्लियर कि हमको दुनिया से जहाँ सस्ता मिलेगा वहाँ हम लेंगे। सैंक्शंस अगर यूएन लगाता है तो हम उसका रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन अगर कोई एक देश लगाता है, भले ही वो अमेरिका क्यों ना हो, हमको उसका रेजिस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये केवल व्यापारिक केवल डिसीजंस है अमेरिका के लिए, इसमें कोई भी स्ट्रेटजी की बात नहीं है। ठीक। अनुराग सिंह जी, ये एनर्जी सेक्टर में आपको लगता है ग्लोबली एक बड़ा इक्वेशन बदलने वाला है या फिर नया समीकरण उभर करके आएगा, और इसका इम्पैक्ट आपको क्रूड ऑयल प्राइसेस पे, डॉलर रुपी रिलेशन पे देखने को मिल सकता है? हाँ लक्ष्मण जी, देखिए, डॉलर रुपी का टोटल समरी ये है कि आरबीआई उसको 18 महीने से एक रेंज में स्टेबल रख रहा था। आई थिंक अबाउट 8 to 10% ओवर वैल्यूड है रुपी, वो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बताता है। तो विच मीन समवेयर अराउंड 92 93 तो जाना चाहिए रुपी को शॉर्ट टर्म में, राइट? आप उसको थोड़े टाइम तक पैग रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो आपको नुकसान देता है, और इन्वेस्टर्स फिगर आउट कर चुके हैं इस चीज़ को, तो फिर मनी बाहर जाना शुरू होता है मार्जिन्स पर, जो हो रहा है। पार्टली दैट एक्सप्लेन्स योर एफआईआई सेलिंग ऑल्सो, लक्ष्मण जी। तो एक तो वो है। दूसरा ये है कि अजय जी ने कहा कि 42 बिलियन का इंडिया का इम्पोर्ट है ऑयल का, लेकिन एक बहुत तेजी से बढ़ता इम्पोर्ट है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। मेरे ख्याल से वो 30-35 बिलियन का तो हो चुका है, वो ऑयल को आसानी से क्रॉस कर जाएगा। वो इम्पोर्ट है जो बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इट्स अ इम्पोर्ट ऑफ एजुकेशन बाय इंडियंस बेसिकली, राइट? बिकॉज इट ऑल नीड्स फॉरेन एक्सचेंज, एंड आई थिंक वो डॉलर रुपी जैसे बढ़ेगा तो वहां पे भी खतरा है। तो इंडिया के ये 2 सबसे बड़े इम्पोर्ट्स हैं, एंड आई थिंक इसके लिए इंडिया को कुछ करने की जरूरत डेफिनेटली है। ऑयल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी पे देखिए, ये गवर्नमेंट थोड़ा स्लो रहेगी। आई पर्सनली लाइक दैट दिस इज अ गुड आइडिया अल्टीमेटली, कि आप ऑयल को जितना लो रखें उतना गल्फ कंट्रीज में रेवेन्यू कम आएगा और वॉर्स कम होंगी और उनके पास एक्सेसेस करने के लिए पैसे कम रहेंगे। अल्टीमेटली ऑयल हैज टू गो डाउन टू समथिंग, बिकॉज अगर देखिए, अगर सऊदी अरेबिया के पास ऑयल ही ना रहे तो उनका कंट्री एक पाकिस्तान से कोई बहुत अलग नहीं हो सकता। मैं ये बुनियादी तौर पर ये मानता हूँ, बट इट इज वन कंट्री इज लकी एंड अदर इज नॉट, राइट? तो ये कहानी थोड़ा सुनने में अटपटा लगता है कि आप उनको ज्यादा अमीर मत बनने दीजिए, वरना लड़ाई लड़ेंगे वो।
देखिए बट कहानी वही है लक्ष्मण जी, जियो पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट वेयर द मनी फ्लोज, राइट? सो अल्टीमेटली कहानी तो वहीं से आती है। तो लॉन्ग टर्म में एंड एक्चुअली आई बिलीव दैट जो भी यूएस के अंदर सॉइल है, वी शुड लेट इट, सॉइल के अंदर ऑयल है, वी शुड लेट इट स्टे वेयर इट इज and pay whatever the price they are demanding, because at some point it will deplete, right? But बहरहाल उसका मतलब ये नहीं है कि जो, जैसे आरती ने बड़ा अच्छा टर्म कहा, लेफ्ट लीनिंग ग्लोबल एलीट का जो व्यू था ना, कि ये सब बस हम कल ही कर देंगे और देखिए आपको $7,000 का तो हम ईवी कार पे वो डिस्काउंट दे रहे हैं। उतना तो एलए में जो फायर लग गई उससे 4 साल का पूरा ईवी कार्स ने जितना सेविंग करनी थी वो सब एक बार में खत्म हो गया। तो ये इस ईवी का जब टाइम आएगा लोग उसको खुद अडॉप्ट करेंगे, लेकिन अगर आप उसको फोर्स करेंगे लोगों पे, आई थिंक दैट्स नॉट द राइट चॉइस। तो ये गवर्नमेंट ग्रीन एनर्जी पे तो देखिए स्लो चलेगी, फॉर द टाइम बिंग इनको इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रखना है, तो दे विल बी कीपिंग एनर्जी इन फुल फ्लो। बट एट द सेम टाइम आई थिंक रेवोल्यूशन कहीं भी आए, चाहे यूरोप में ही आ जाए, और अगर ओवरऑल ऑयल डिमांड इससे कैप्ड रहती है तो उससे ऑयल के प्राइसेस कैप्ड रहते हैं, वो रहते हैं, तो वो इंडिया के लिए भी अच्छा है, बिकॉज इंडिया का अगेन इन सम प्लेसेस यू आर लकी, सम प्लेसेस यू आर नॉट। तो इंडिया जहाँ लकी नहीं है कि एनर्जी इंडिपेंडेंस है नहीं, तो वो एक हमेशा का एक इंडिया के ऊपर एक भार रहता है। एक बात जो आपने कही अनुराग जी कि थोड़ा सा इनका फोकस कम रहेगा ईवी के ऊपर, तो आरती आपका क्या मानना है, ये फोकस कम जीरो रहेगा? अब जीरो रहेगा ईवी के ऊपर, एलन मस्क दुनिया में घूम घूम करके ईवी बेचेंगे, तो लोग कहेंगे नहीं कि अपने घर में तो तुम ईवी को बढ़ावा दे नहीं रहे हो और हमें आए हो ईवी बेचने के लिए? नहीं, इसका आंसर मैं पहला काम प्रोड्यूसर साहब पहला काम तो ये करिए, आरती जी और अनुराग जी के बीच में इनको ले आइए, अजय श्रीवास्तव जी के ले आइए, क्योंकि दोनों की बातें हमेशा मिल जाती है, एक दूसरे को कम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। अच्छा ठीक है, अजय जी को लेकिन वैसे मैं लाइटर मोड में कह रहा था, बताएं आरती, बताएं संक्षेप में। देखिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्लाइमेट चेंज को लगभग होक्स बोला है, वो लगातार इस बात को अंडरलाइन करते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग, ये जो सारी कहानी है ये प्रोपेगेंडा है, और इसीलिए जो फोकस हटा रहे हैं वो ईवी से, और उसके पीछे भी हमें मालूम है कि वो चाइना को कॉम्पिटिटर मानते हैं। चाइना के पास सभी रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, उनके पास सेमीकंडक्टर्स हैं, उनके पास बैटरी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स है वो उनके पास है, और वहां पे कंपैरेटिव एडवांटेज यूएस को बहुत ज्यादा नहीं है। उस हिसाब से ट्रंप जो है ड्रिल बेबी ड्रिल का जो एजेंडा लेके आए हैं वो सही है, वो अमेरिका के लिए सही है, लेकिन मैं साथ में कहूंगी कि वो इंडिया के लिए भी सही है। हमारी कोई कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं है ईवी के क्षेत्र में, खुद की इंडिजिनस कोई एडवांटेज नहीं है। हम लोग फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट है, हम लोग अभी डेवलपिंग नेशन है, हमारे लिए बहुत अभी वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, और हमारे लिए कोई ज्यादा शो का समय थोड़ा सा कम हो रहा है। आरती, मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ, माफी चाहूंगा। अनुराग जी 15 सेकंड में अपनी बात रखिएगा, फिर मैं अजय श्रीवास्तव जी से क्लोजिंग रिमार्क्स लूंगा। अनुराग जी आपको जोड़ना चाह रहे थे? हाँ लक्ष्मण जी, वो ये जोड़ना चाह रहा था मैं कि देखिए सब्सिडी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दे रही थी वो इसलिए दे रही थी क्योंकि मस्क साहब को सब्सिडी की जरूरत नहीं है, उनकी कंपनी प्रॉफिटेबल है, लेकिन ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मस्क साहब की कंपनी के विरुद्ध में काम कर रही थी, ये तो ओपन है, सीक्रेट है। तो दे वांटेड टू सब्सिडाइज अदर मैन्युफैक्चरर बाय, ताकि उनकी ईवीज बिके। इसमें इतनी पॉलिटिक्स है जिसका मतलब जिक्र करते हुए भी शर्म आती कि यूएस में इस किस्म की पॉलिटिक्स हो रही थी, बट दिस वाज हैपनिंग, और यही एक चेंज जो जरूरत थी, एक फ्रेशनेस चाहिए थी जो यूनाइटेड स्टेट्स में वो आई है। और अब अगर हालांकि मेरे पास समय होता तो मैं अजय जी के पास जाता, लेकिन चूंकि समय नहीं है इसीलिए अजय जी आपके पास आ नहीं पा रहा हूँ, माफी चाहूंगा इसके लिए। लेकिन इस शो को मैं इस उम्मीद के साथ छोड़ के जा रहा हूँ कि ठीक है, यूएस के अपने कारोबारी रिश्ते होंगे, मकसद होंगे, लेकिन ट्रंप और मोदी के बीच जो व्यक्तिगत रिश्ते हैं शायद इन सब पे भारी पड़ जाए। और पहले वो रिश्ते को दिखा देता हूँ, फिर शो को यहीं संपन्न करेंगे। एक मिनट ये वीडियो दिखा दें जहाँ पे ट्रंप क्या कह रहे हैं मोदी के बारे में। He happens to be coming to meet me next week, and Modi, he's fantastic. I mean, fantastic man.
बिल्कुल, ये जो उनकी बाइट थे, इंटरव्यू का अंश था, उसी को लेकर उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। और आप सही मेहमानों का बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे शो में जुड़ने के लिए, बहुत ही तर्कपूर्ण और तथ्यों से भरी बातें करने के लिए। और आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।